वेलकम क्लास। आज हम आपके थर्ड सेमेस्टर में जो पेपर है आपका सेल बायोलॉजी का, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। लोअर क्लासेस में भी आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ है और आप यहाँ पर जो देख रहे हैं वो इसका एक मॉडल है जिसका नाम आप सबको पता होगा, जिसको कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो कहा जाता है। यहाँ इस चैप्टर में हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की और इससे होने वाले ट्रांसपोर्ट की। तो एक एक करके और हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। सो सिंपली वी कैन डिफाइन दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटरमोस्ट लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। कि ये एनिमल सेल के केस में हम इसको कहें कि ये सबसे बाहर की एक रक्षात्मक परत है एंड इट इज गेटवे टू द सेल। कि किसी भी सब्सटेंस को अगर सेल के अंदर आना है या इससे बाहर निकलना है तो उसको इससे होकर के और निकलना पड़ेगा। अब अगर आप लोअर क्लासेस में भी आपने इसको देखा होगा कि सेल मेम्ब्रेन का ये एक फोटोग्राफ है जो कि आपने शायद लोअर क्लासेस में देखा होगा कि इसको इस तरह से ये दिखाई देती है सेल मेम्ब्रेन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और आज हमारे पास में भी बहुत सारे एडवांस टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिनसे कि हम इसका स्ट्रक्चर जो है वो पता कर सकते हैं। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन करती क्या है आपको? तो the cell membrane is flexible and it allows a unicellular organisms to move. फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें। लोअर क्लासेस में आप इन चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। धीरे धीरे हम जो आपने पहले पढ़ चुका है उसको लेते हुए आगे की ओर जो एडवांस नॉलेज है इसके बारे में, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ओके, तो एक टर्म आपने पहले पढ़ी है होम्योस्टैसिस, या जिसको हम हिंदी में कहेंगे समस्थैतिकता। यानी वो जो पोजीशन या कंडीशन जो भी है, कोई भी सिस्टम जो है वो हमेशा अपने आप को उसी स्थिति में बनाए रखने की कोशिश जो है वो करता है। ठीक है, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो किस तरह से होम्योस्टेसिस को बनाए रखने में सहायता करती है कि ये इट बैलेंस द इंटरनल कंडीशंस ऑफ द सेल। कि कोशिका के अंदर जो स्थितियां जिस रूप में है उसको उसी प्रकार से बनाए रखने में ये मदद जो है हमारी करती है। और होम्योस्टेसिस को हम एक इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो कह सकते हैं। दिस इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोलिंग व्हाट एंटर्स एंड लीव्स द सेल। जो शुरू में गेटवे की बात बता रहा था मैं आपको, तब हमने ये कहा था कि इस इक्विलिब्रियम को प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बनाए रखती है। और मैंने आपको ये कहा था कि कोई भी सब्सटेंस को अगर कोशिका के अंदर आना है और बाहर जाना है तो उसके लिए एक गेटवे का काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो करती है। मोटे मोटे रूप से हम देखें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या क्या फंक्शन जो है वो करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज ए प्रोटेक्टिव बैरियर, इट रेगुलेट ट्रांसपोर्ट इन एंड आउट ऑफ द सेल एंड इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। ये चीजें आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। देन इट अलाउज सेल रिकॉग्निशन। इसके बारे में भी हम पूरा एक चैप्टर है हमारा, वहां पर डिटेल से बात करेंगे कि कोशिकाएं जो हैं वो हाउ सेल रिकॉग्नाइज ऑफ देयर ओन टाइप ऑफ सेल और हाउ दे सेल इंटरेक्ट विद अनदर टाइप ऑफ द सेल। इन दिस फंक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज हेल्पफुल, और वी कैन से दैट दिस होल प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो इसको रेगुलेट जो है वो करती है। देन प्रोवाइड एंकरिंग साइट्स फॉर फिलामेंट ऑफ साइटोस्केलेटन। कई डिफरेंट साइटोस्केलेटन हैं वहां पर, आपने पढ़े हैं इसके बारे में। तो उनके लिए ये एक एंकरिंग साइट यानी कि वो साइट ऑफ अटैचमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है उनको, जिससे कि ये फिलामेंट जो है वो आकर के और जुड़ सकते हैं। ओके, सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। The famous fluid mozaik model provided by Singer and Nicholson
यहाँ पर आप देखिए कि ये इसकी आउटसाइड है सेल की, दिस इज आउटर साइड एंड दिस इज inner side of the cell. Okay, these are protein channels, lipid bilayer, and the proteins are embedded in this lipid bilayer. Okay, here you can find carbohydrate chains associated with protein molecule, and this is a superficial structure of, or we can say we can see this from surface. ये आपका प्रोटीन मॉलिक्यूल है. ओके, नेक्स्ट द कंपोनेंट्स ऑफ मेम्ब्रेन. इसको अगर आप डिटेल से देखें ध्यान से थोड़ा सा, तो आप ये देखेंगे यहाँ पर कि ये आपका लिपिड की लेयर है. ओके, बाइलेयर है लिपिड की, और इसमें आपने ये पढ़ा है कि जो फॉस्फोलिपिड हैं उसके जो हेड हैं, इसके बारे में भी हम बाद में डिटेल से बात करेंगे. ये देखिए यहाँ पर इससे बता रखा है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. And this is cholesterol. Here the green color is protein. There are two types of protein. One is peripheral protein, which can be easily removed from the plasma membrane, and the second one is integral protein, which is associated with both the layer, so it is not easy to remove as compared to peripheral protein. Then this is glycocalyx protein and this is carbohydrate. Actually this is carbohydrate. फर्स्ट डायग्राम में भी मैंने आपको यहाँ पर ये बताया था. तो ये लिपिड बाइलेयर है जो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक जो है वो आपने लोअर क्लासेस के अंदर पढ़ा है. जो आउटर साइड में जो है आपका ये क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोफिलिक, और जो टेल है इसकी वो हाइड्रोफोबिक है. इनके स्ट्रक्चर के बारे में भी हम आगे डिटेल से बात करेंगे. सो फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स, ये दो मेन स्ट्रक्चर इसके अंदर आप वहां पर देख रहे हैं. ओके, सो पोलर एंड नॉन पोलर. जो प्रीवियस डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि बाहर की तरफ जो है आपका पोलर हेड है और ये आपका नॉन पोलर टेल है. ओके, इसका स्ट्रक्चर और डिटेल में अगर हम देखें यहाँ पर, फॉस्फोलिपिड्स मेक अप द सेल मेम्ब्रेन and contains two fatty acid chains that are non-polar. Okay, ये आपका दो non-polar fatty acid chain है. Okay, head is polar and contain a phosphate group. Here you can say this is phosphate group. Okay, ये आपका पूरा head है जिसको हमने यहाँ पर डायग्रामेटिकली बताया है, और ये इसका स्ट्रक्चर जो है वो हम इस तरह से यहाँ पर बता रहे हैं. तो दो चीजें ध्यान रखनी है आपको यहाँ पर कि हेड जो है वो आपका पोलर होता है और उसके अंदर एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, और जो टेल है उसके अंदर दो फैटी एसिड चेन्स होती हैं और ये नॉन पोलर होती हैं. ओके, सो दिस इज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जिसके बारे में हम वहां पर बात कर रहे थे. हियर यू कैन से दैट द फॉस्फोलिपिड इज जस्ट लाइक ए सी वेयर द प्रोटीन्स आर एम्बेडेड और फ्लोट इन दिस लाइक आइसबर्ग्स. ये जो प्रोटीन है जो कि दोनों से बाहर इंटरनल लेयर और आउटर लेयर प्रोटीन की वहां से ट्रेवर्स को रखा है इसको, है ना. ये आपका ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का काम जो है वो करती हैं, और ये भी आपका इंट्रिंसिक प्रोटीन है जिसमें कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट पार्ट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो इससे इस तरह से लगा हुआ रहता है. इनका क्या इंपॉर्टेंस है ये हम बाद में जब फंक्शन और सेल सिग्नलिंग पढ़ेंगे तब वहां पर डिटेल से इसके बारे में बात करेंगे. अभी हमारा ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है. हालांकि मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि आपने फर्स्ट ईयर में आपके शायद सेल बायोलॉजी रहा होगा, वहां पर आपने इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में पढ़ा है, और एक आपने सेकेंड ईयर में फिजियोलॉजी में ट्रांसपोर्ट एक्रॉस मेम्ब्रेन एक टॉपिक हुआ करता था आपके, वहां पर आपने इसके बारे में पढ़ा होगा. तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये प्रिलिमिनरी नॉलेज जो है वो इन चीजों का है. ओके, so why it is known as fluid Mozaik model? Because why it is the term given fluid? Because individual phospholipids and protein can move around freely within the layer like it is a liquid. क्या कहा हमने यहाँ पर, इसको समझ लीजिए कि जो इंडिविजुअल फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स हैं वो इसके अंदर फ्रीली मूव जो है वो कर सकती हैं जैसे कि ये एक लिक्विड हो. जैसे मैंने आपको उदाहरण के लिए बताया था कि लोअर क्लासेज में आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इस तरह से समझाया गया था कि आप ये मानिए कि लिपिड का एक
समुद्र है और उसके अंदर फास्फोलिपिड जो आपका प्रोटीन है वो आइसबर्ग की तरह उसके अंदर फ्लोट कर रहे हैं, जिनमें से कुछ जो हैं वो बाहर निकले हुए हो सकते हैं और कुछ उसके अंदर डूबे हुए हो सकते हैं। So why it is mosaic? Because of the pattern produced by the scattered protein molecules when the membrane is viewed from the above. Okay. F5, F6. ओके, सो हम बात कर रहे थे कि ये फ्लूइड मोजेक मॉडल इसको क्यों कहा गया है। फ्लूइड के बारे में बताया था मैंने आपको कि ये इसके अंदर आसानी से प्रोटीन जो है और वो मूव कर सकती है, जो फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन जो है वो मूव कर सकती है, फ्रीली मूव अराउंड, इसलिए फ्लूइड कहा है हमने इसको। और मोजेक जो है वो कि इस पैटर्न में प्रोटीन्स जो हैं वो प्रोटीन मॉलिक्यूल जो हैं उसको अगर आप सरफेस से देखते हैं, ऊपर से देखेंगे आपको, तो उसमें लगेगा आपको कि प्रोटीन जो है वो एम्बेडेड फॉर्म में है यहाँ पर, बिकॉज ऑफ द पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय द स्कैटर्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स व्हेन द मेम्ब्रेन इज व्यूड फ्रॉम द सरफेस। ओके, नाउ polar heads are hydrophilic. Heads are hydrophilic. Hydrophilic means water loving. तो ये हमेशा क्या होगा, बाहर की तरफ रहेंगे। जैसे आप यहाँ देखिए ये हेड है, मैंने पहले भी पिछले वाले डायग्राम में आपको ये बताया था, क्योंकि ये क्या है, आउटसाइड है। तो आउटसाइड में क्या होगा, सेल के आउटर साइड पर क्या होगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और अंदर की तरफ क्या होगा, इसमें इसका प्लाज्मा होगा, जिसमें कि प्रोटीन पानी जो है वो वाटर जो है वो अवेलेबल है। तो ये हमेशा इसकी तरफ रहेगा, पोलर हेड्स। देन नॉन पोलर टेल्स आर हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर फीरिंग, विच टेंड्स टू मूव अवे फ्रॉम द वाटर, पानी से दूर रहने वाले। तो देखिए आप ये जो टेल है ये इधर आ गई है और इस लेयर की जो टेल है वो इस डायरेक्शन में चली गई है। तो यानी कि यहाँ पर पानी अवेलेबल है और यहाँ पर पानी अवेलेबल है, उन दोनों से ये दूर चली गई है। ओके, सो जब हम इसको क्रॉस करते हैं तो देन दिस प्रॉपर्टी मेक्स द मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल। ओके, इसको हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर को और अगर डिटेल में देखें यहाँ पर, तो ये एक्वस एनवायरमेंट है और इधर भी एक्वस एनवायरमेंट होगा। तो आपका जो हाइड्रोफिलिक हेड है वो आपका इस तरह यहाँ रहेंगे, पोलर पार्ट है ये। और जो नॉन पोलर है आपका, जो कि हमने कहा था कि ये 2 चेन्स ऑफ फैटी एसिड्स आर देयर, ये फैटी एसिड टेल्स हैं जो कि आपका इस पोर्शन के अंदर रहेगी। तो सेल मेम्ब्रेन को थोड़ा स्ट्रक्चर थोड़ा और अगर हम डिटेल में देखें इसका, कि ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था। सो ये आपका वाटर अवेलेबल है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के रूप में, और ये साइटोसोल के अंदर पानी आपका यहाँ पर है। तो जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है इसका मेम्ब्रेन का, वो टुवर्ड्स वाटर रहेगा इधर भी और इधर भी, और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो इट विल ओरिएंट itself that it can remain away from the water, कि ये अपने आप को इस तरह से ओरिएंट करता है जिससे कि ये पानी से दूर रह सके। अब अगर हम इस एक स्ट्रक्चर की बात करें यहाँ पर, तो ये देखिए आप यहाँ पर फॉस्फोलिपिड का जो मॉलिक्यूल है ये इसके अंदर, ये पोलर हेड जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये आपका फॉस्फेट है, और ये दो आपका इसके अंदर फैटी एसिड की चेन्स जो है वो होगी। सो द सेल मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ 2 layers of phospholipid. So this is known as lipid bilayer. This is the first layer and this is second layer, or this is the first layer or this is second layer. So it is known as lipid bilayer. So hydrophobic molecules can pass easily, whereas hydrophilic do not. इससे हाइड्रोफोबिक जो मॉलिक्यूल हैं वो आसानी से पास हो सकते हैं, जबकि हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल जो हैं वो इससे पास नहीं हो पाते हैं। ओके, नाउ solubility. The materials that are soluble in lipid can pass through the cell membrane easily. Those material or those compounds which are soluble in lipid, or we can say
lipid soluble or fat soluble, can pass through the cell membrane easily. Why? Because it is a lipid bilayer. Okay. Then this membrane is semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane which allow some particle to move across, whereas some parts can be repelled, like here you can say. And these molecules, hydrophobic molecules, pass through freely, whereas hydrophilic molecules do not pass through freely. ये जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल हैं वो इससे इजीली पास नहीं हो सकते हैं, जबकि हाइड्रोफोबिक जो मॉलिक्यूल हैं वो इससे इजीली पास हो जाते हैं. तो स्मॉल एंड नॉन चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स मूव थ्रू इजीली. For example, oxygen and carbon dioxide can easily pass through this membrane. Okay. Now, there is another term, that is semi-permeable membrane. What does it mean? Ions and large molecules such as glucose and amino acid do not move through the membrane on their own. They must use transport proteins. यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि कुछ आयंस और लार्ज जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि आपका ग्लूकोज और अमीनो एसिड हो गया, ये इस मेम्ब्रेन को पार नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनको कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स का उपयोग जो है वो करना पड़ेगा. ये आपने सेकेंड ईयर में ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन में पढ़ा है. यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा मैकेनिज्म और डिटेल में बात करेंगे यहाँ पर. ओके, नाउ वी कम टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन. द फर्स्ट वन इज सिंपल डिफ्यूजन. ये आपने वहां पहले पढ़ा हुआ है. There is no need of energy for movement of particle through simple diffusion. Okay, molecules move from area of high to low concentration. कि वो उनकी कंसंट्रेशन जहाँ हाई है उधर से वो लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव जो है वो करते हैं. ओके, देन डिफ्यूजन. ओके, so diffusion is a passive process which means no energy is used to make the molecule move. Simple. Okay, so this is diffusion. Means the substance tends to evenly distribute. Okay, like you can see here. Have you noticed something? This is cytoplasmic membrane. This is oxygen molecule. The concentration of oxygen molecule is high outside the cell, so they tend to diffuse inside the cell. Okay, clear? Next, diffusion of liquid. Suppose if you put a drop of dye in a pot containing water or a glass of water, here you can say diffusion starts. So the initial concentration is high at this part. When we describe it at molecular level, आपने यहाँ पर एक ड्रॉप डाली है तो यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है. धीरे धीरे क्या होगा कि ये अपने हाई कंसंट्रेशन से जो अभी और कहीं है नहीं दूसरा, तो वहाँ पर ये डिफ्यूज होने की कोशिश जो है वो करेगा, ये पार्टिकल मूव होने की कोशिश करेगा. ओके, सो डिफ्यूजन स्टार्ट्स हियर. The particle tends to move and finally the dye is evenly distributed through this boundary of this media, that is water. कि उसमें ये इस पूरे जहाँ पर इसकी लिमिटिंग मेम्ब्रेन है, लिमिटिंग बाउंड्री है, वहां तक ये पूरा इवनली डिस्ट्रीब्यूट जो है वो हो जाएगा. ओके, नाउ वी कम टू डिफ्यूजन थ्रू ए मेम्ब्रेन. सपोज इट इज ए cell membrane. Okay, high concentration is here, this is solute, and this is low concentration, and through cell membrane it can move. Okay, so solute move down towards a concentration gradient that is high to low, and this is known as osmosis. So here you can say this is a semi-permeable membrane. Here the concentration is high. Here concentration is initially low.